चैप्टर 5 and this is magnetism and matter. ये चैप्टर पिछले से अच्छा चैप्टर है। पिछला एक यूं इस तरह का चैप्टर था जैसे फिजिक्स के क्वेश्चंस ही करने हैं, न्यूमेरिकली करने, इलेक्ट्रोस्टैटिक की तरह बस चार्ज की जगह करंट आ गया, ये था। इसमें क्या होगा, इसमें थोड़ी प्रैक्टिकल बातें ज्यादा होंगी। इस चैप्टर में कुछ प्रैक्टिकल बातें ज्यादा होंगी। अब अगर हम इसकी बात करें, देखो स्टार्टिंग में इस चैप्टर में जो टॉपिक हमें पढ़ा रखा है दैट इज द बार मैग्नेट। जो पहला टॉपिक इस बुक में इस चैप्टर में लिया है दिस इज द बार मैग्नेट। इंट्रोडक्शन के बाद ये बार मैग्नेट के बारे में बता रहे हैं। तो देखिए आप एक बार अपनी एनसीईआरटी बुक निकालिए और ये चैप्टर निकालिए। अच्छा चैप्टर है, यहां से भी हमें कुछ रीडिंग करनी चाहिए। एक बार आप अपना ये चैप्टर निकालिए और आप आइए पेज नंबर 174 पे। पेज नंबर 174 यहां पे आप आइए। क्या आपने बुक निकाल ली है, खोल लिया पेज? देखो इसमें है ना, सम ऑफ द कॉमनली नोन आइडियाज रिगार्डिंग मैग्नेटिज्म आर, बीच में 5 पॉइंट दिए हैं। इस पेज पे 5 पॉइंट्स दिए हैं। पहले हम वो 5 पॉइंट्स पढ़ते हैं कि क्या है। पहला पॉइंट, द अर्थ बिहेव्स एज ए मैग्नेट with a magnetic field point approximately from the geographic south to geographic north। हमारी अर्थ पे अगर मैं कोई मैग्नेट ना भी लेके आऊं तो अपने आप एक मैग्नेटिक फील्ड है, वो अर्थ की वजह से है। अर्थ खुद एक मैग्नेट की तरह काम करती है और जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है किसी भी जगह, जैसे मैं यहां खड़ा हूं, ये मेरा घर है, मैं यहां खड़ा हूं। अब मुझे मेरे घर में पता है कि ईस्ट किधर है, वेस्ट किधर है। देखो रोज सुबह मैं देखता हूं, जिस तरह से मैं खड़ा हूं, सूरज इधर से, सन इधर से राइज होता है और मैं जो फैक्ट है वो बता रहा हूं, इधर से राइज होता है और उधर जाके सेट होता है, सनसेट उधर होता है। तो वो कौन सी साइड है, मेरे पीछे की तरफ कौन सी साइड है, बोलो? ईस्ट। और आगे वेस्ट। तो नॉर्थ किधर है बताओ, मेरे राइट साइड में कि मेरे लेफ्ट साइड में? देखो सुनो, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। तो अगर मैं आगे मुंह करके खड़ा हूं तो मेरे राइट की तरफ ईस्ट आता है, तब नॉर्थ आगे होता है। तो नॉर्थ जो है फिलहाल ये नॉर्थ है और वो साउथ है। मतलब किसी भी जगह नॉर्थ साउथ पता लगाना कोई मुश्किल नहीं है। किसी भी जगह नॉर्थ साउथ पता लगाना, आप थोड़ा एक दिन वेट करो, एक दिन भी वेट मत करो, बस सुबह सुबह देख लो सन किधर से आ रहा है। सन जिधर से आए वो ईस्ट, दूसरा वेस्ट। इस तरह खड़े हो जाओ कि ईस्ट की तरफ आपका राइट हैंड हो और वेस्ट की तरफ आपका लेफ्ट हैंड हो, तो आपका जो मुंह है वो नॉर्थ की तरफ है। तो आपको नॉर्थ और साउथ का भी आइडिया लग गया कि नॉर्थ साउथ किधर है। अब जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है ये अक्सर अप्रोक्सीमेटली किधर होगा, एग्जैक्टली नॉर्थ साउथ में नहीं मिलेगा आपको। जैसे हम इंडिया की बात करें, अप्रोक्सीमेटली नॉर्थ साउथ में मिलेगा। मतलब बिल्कुल हॉरिजॉन्टल भी नहीं मिलेगा, थोड़ा वर्टिकली डिप मिलेगा, थोड़ा नीचे मिलेगा इंडिया में। और नॉर्थ इंडिया की मैं बात कर रहा हूं। और अप्रोक्सीमेटली नॉर्थ साउथ में मिलेगा, थोड़ा ईस्ट की तरफ भी हो सकता है या फिर थोड़ा वेस्ट की तरफ भी। तो ये पहली चीज है कि अर्थ बिहेव्स एज ए मैग्नेट, जिसका मैग्नेटिक फील्ड एग्जैक्टली ज्योग्राफिकल साउथ से ज्योग्राफिकल नॉर्थ नहीं होता, नियरली साउथ से नॉर्थ होता है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अगर आप एक बार मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड कर दें, आप पढ़ रहे हैं ना बुक से भाई, ये पॉइंट सुनो, बुक है आपके पास? सेकंड पॉइंट देखिए, व्हेन अ बार मैग्नेट इज फ्रीली सस्पेंडेड, जब एक बार मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड किया जाता है, इट पॉइंट्स इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। क्यों? इसका कारण क्या है? एक बार मैग्नेट एक मैग्नेटिक डाइपोल की तरह होता है। बार मैग्नेट एक मैग्नेटिक डाइपोल की तरह होता है। और हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल में पढ़ा कि इलेक्ट्रिक डाइपोल की स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन कौन सी होती है? स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन जब पी और ई दोनों की डायरेक्शन सेम हो कि अपोजिट हो? सेम हो। ऐसे यहां है, इसका मैग्नेटिक मोमेंट, एक बार मैग्नेट का मैग्नेटिक मोमेंट होता है फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। जैसे चार्ज पार्टिकल्स के डाइपोल का होता है माइनस से प्लस, ऐसे बार मैग्नेट का होता है फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। तो ये जो पी है, पी, ये अगर बी की डायरेक्शन में आ जाए, जैसे अर्थ का जो फील्ड है, अर्थ का फील्ड है वो है नियरली साउथ से नॉर्थ, तो ये भी इसी तरह जाके सेट हो जाएगा, बिल्कुल इस तरह से। अब इसमें एक सवाल अभी एनटीएससी पेपर में आया था, ये जो 10th वालों के पेपर अपने आरपीएस सीरीज के चलते रहते हैं, तो उसमें एक सवाल था इस बार वाले पेपर में शायद।
हाँ, ये था कि अगर आप एक बार मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करते हैं, अगर आप एक बार मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करते हैं तो उस मैग्नेट का जो नॉर्थ पोल है, बताओ वो नियरली इसलिए कि अर्थ की डायरेक्शन अप्रोक्सीमेटली है वो, कि फील्ड की डायरेक्शन वो नियरली ज्योग्राफिकल नॉर्थ की तरफ जाता है, अर्थ के नॉर्थ की तरफ जाता है कि साउथ की तरफ, आप बताओ। एक मिनट, एक बार मैं दोबारा पूछता हूं, आपकी आवाज थोड़ा गड़बड़ हो गई थी। ये नॉर्थ पोल है मैग्नेट का, ये अर्थ के जो ज्योग्राफिकल नॉर्थ है उधर जाता है कि साउथ की तरफ जाएगा? ज्योग्राफिकल साउथ। ना भी ना, गलत जवाब है। हमने बचपन में पढ़ा था ना कि लाइक पोल रिपेल एंड अनलाइक पोल अट्रैक्ट, बचपन मतलब 7th-8th क्लास में पढ़ा होगा शायद ये, या 9th में या 10th में, जब भी। लाइक पोल रिपेल एंड अनलाइक पोल अट्रैक्ट, वो होते हैं पोल्स ऑफ ए मैग्नेट। आपने अगर कभी देखा हो, देखो छोटे बच्चे को अगर 2 मैग्नेट भी दे दिए जाते हैं ना, बार मैग्नेट, तो उससे ही खेलता रहता है वो पूरे दिन। किस तरह से? वो एक को चलाएगा, दूसरा भागेगा। वो भागने का क्या मतलब है कि ये कौन से पोल है, लाइक पोल है कि अनलाइक पोल है, दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। लाइक। कई बार क्या होता है, दरवाजे या दीवार के टकरा के वो पलट जाता है आगे वाला, और पलटते ही अट्रैक्ट कर लेता है। वो अट्रैक्ट क्यों कर लिया? क्योंकि पलटते ही अनलाइक पोल आ गया और उसने अट्रैक्ट किया। ठीक है, ये एक प्रॉपर्टी थी। तो मैं अब पूछता हूं, अब आप जवाब देना। मैंने एक मैग्नेट को सस्पेंड किया, मैग्नेट का नॉर्थ पोल अर्थ के नॉर्थ की तरफ जाएगा, साउथ की तरफ? अब इसमें वो प्रॉपर्टी मत लगा देना कि जो बार मैग्नेट वाली अभी हमने पढ़ी ना, कि लाइक पोल रिपेल एंड अनलाइक पोल अट्रैक्ट। होता क्या है, आपने किसी मैग्नेट को सस्पेंड किया, आपने किसी भी मैग्नेट को सस्पेंड किया, और ये मान लीजिए उसका नॉर्थ पोल है, बस कुछ नहीं है, हमें नहीं पता कौन सा क्या है क्या नहीं है, और ये कहीं जाके रुक गया। ये नियरली अर्थ के फील्ड के अलोंग जाके रुकता है, क्योंकि एट स्टेबल इक्विलिब्रियम जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा पीएम, उसकी और अर्थ के बी की डायरेक्शन सेम होगी। और अर्थ का जो बी होता है वो नियरली अर्थ के साउथ से अर्थ के नॉर्थ की तरफ होता है, जिधर भी साउथ है जिधर भी नॉर्थ है। तो यानी कि इसका पी भी ऐसे ही बना, बाई कन्वेंशन नॉर्थ की डायरेक्शन में जो पोल गया उसे नाम दिया गया नॉर्थ पोल, एंड साउथ की डायरेक्शन में जो पोल है उसे क्या नाम दिया? साउथ पोल। क्या ये बात याद हो जाएगी आपको? क्योंकि यहां अक्सर बच्चे गलती करते हैं, और वो जो एनटीएससी वाले आरपीएस टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन आया उसमें भी हो सकता है आधी क्लास, हालांकि मैंने तो पढ़ा रखा था, बट हो सकता है कि आधी क्लास ये टिक करी आई हो कि भाई नॉर्थ गया होगा साउथ की तरफ, क्योंकि अनलाइक पोल अट्रैक्ट करते हैं। वो तो जब 2 मैग्नेट के पोल है तब की बात है। अगर आप इस तरह से पोल्स का नामकरण ही कैसे बना, नोमेनक्लेचर इनका कैसे दिया गया नॉर्थ साउथ, वो ऐसे ही बना, नहीं तो पॉजिटिव नेगेटिव रख सकते थे। जो पोल अर्थ के नॉर्थ की तरफ जा रहा है, नॉर्थ सीकिंग पोल, उसको बोल दिया नॉर्थ पोल, एंड साउथ सीकिंग पोल उसको बोल दिया साउथ पोल। क्या ये बात क्लियर है अब आपको? ठीक है। yes. अब मेरा एक सवाल है, क्वेश्चन आ जाए, क्या पोल्स एग्जिस्ट करते हैं किसी मैग्नेट में या नहीं करते हैं? किसी बार मैग्नेट में पोल्स होते हैं कि नहीं होते हैं, मतलब रियल एग्जिस्टेंस है कि नहीं है उनकी? नहीं, ये कोई रियल एग्जिस्टेंस नहीं रखते हैं, कोई पोल जैसी चीज नहीं होती है। ये जस्ट क्या है, दिस इज जस्ट ए मैथमेटिकल अजम्पशन, ताकि हम चीजों को समझ सकें, टॉर्क फोर्स ये सब निकाल सकें, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की तरह इसे पढ़ सकें। कोई पोल जैसी चीज नहीं होती किसी मैग्नेट में। ये एक मैथमेटिकल अजम्पशन है। क्या कि अगर आपने इसको लोहे के बुरादे में पटक दिया, लोहे के बुरादे में पटक दिया, तो वो जो लोहा होगा, आयरन पीसेज, लोहे का बुरादा मतलब आयरन पीसेज, आयरन फाइलिंग्स, वो उस पर यूनिफॉर्मली नहीं चिपकती हैं। सबसे ज्यादा कहां चिपकेंगी? सबसे ज्यादा वो लोहे का बुरादा कहां चिपकेगा इस पे? देखो, बीच में कम होगा, बीच में कम होगा, बाहर भी कम होगा, बाहर भी कम होगा, लेकिन यहां पे बहुत ज्यादा होता है, यहां पे बहुत ज्यादा होता है इस तरह से। सिमिलरली यहां भी बहुत ज्यादा होता है इस तरह से। तो मैथमेटिकली अपने आप ये एज्यूम कर लिया भाई, जहां ये मैक्सिमम अट्रैक्शन आए उसको आप बोल दीजिए कि वो पोल है। तो मैं एक और बात अब आपको सिखा रहा हूं, क्या पोल बिल्कुल बाहर होते हैं कि थोड़े अंदर होते हैं? हाँ, पोल्स जो है वो थोड़े अंदर होते हैं। यहाँ पे 2 लेंथ डिफाइन होती हैं, एक मैग्नेटिक लेंथ और एक ज्योमेट्रिक लेंथ। आप बताओ किसी मैग्नेट की
मैग्नेटिक लेंथ बड़ी होगी या ज्योमेट्रिक लेंथ बड़ी होगी, बताएं। बोलो एक बार दोबारा बोलो सोच समझ के। किसी मैग्नेट की मैग्नेटिक लेंथ बड़ी होगी या ज्योमेट्रिक लेंथ बड़ी होगी? ज्योमेट्रिक लेंथ। हाँ, ज्योमेट्रिक लेंथ का मतलब है कॉर्नर्स के बीच की, एंड्स के बीच की दूरी, और मैग्नेटिक लेंथ का मतलब है पोल्स के बीच की डिस्टेंस। यानी कि अगर कभी ये क्वेश्चन आ जाए कि मैग्नेटिक लेंथ अपॉन ज्योमेट्रिक लेंथ, मैग्नेटिक लेंथ अपॉन ज्योमेट्रिक लेंथ, ये रेशियो बताओ, लेस देन 1 होगा या ग्रेटर देन 1 होगा? ये रेशियो लेस देन 1। और आप एक बात याद रख सकते हैं कि नियरली ये 0.84 के आसपास होता है, मतलब पोल्स थोड़े से अंदर होते हैं। नियरली जो ये रेशियो है ये 0.84 के आसपास होता है। चलिए अभी मैं बुक के पॉइंट ही कंप्लीट कर रहा हूं। देखो आज का जो हमारा टॉपिक है, मैं तो सोच के आया था कि आप कुछ डाउट्स लेंगे, लेकिन आपको आए नहीं डाउट्स, तो कोई बात नहीं, हमने अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया। तो आज का हमारा टॉपिक है बार मैग्नेट, उसी को हम कुछ विजुलाइज करें कि क्या है क्या नहीं। अब जो दूसरा पॉइंट है आपकी बुक में देखिए आप, When a bar magnet is freely suspended at points in the north south direction, पढ़ लिया है हमने, नियरली नॉर्थ साउथ डायरेक्शन आएगा। उसके बाद द टिप विच पॉइंट्स टू ज्योग्राफिक नॉर्थ, ज्योग्राफिक नॉर्थ की तरफ जाती है उसका नाम क्या दिया गया है? नॉर्थ पोल। और जो ज्योग्राफिक साउथ की तरफ जाएगी उसका नाम दिया गया है साउथ पोल। शायद अब ये क्लियर हो गया ना सेकंड पॉइंट आप सभी को? ठीक है, हमने लेंथ भी देख ली इसमें। उसके बाद देखो तीसरा, there is a repulsive force when north poles or south poles of two, ये वही है भाई, like poles repel and unlike poles attract। तीसरे पॉइंट में और कोई नई बात नहीं आई जो हम शुरू से पढ़ रहे हैं, लेकिन वो है पोल्स ऑफ ए मैग्नेट। दो मैग्नेट के दो नॉर्थ पोल आगे तो रिपेल करेंगे, साउथ पास पास आए वो भी रिपेल करेंगे, और नॉर्थ और साउथ अट्रैक्ट करेंगे। ये हो गया तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट भी आपने छोटी क्लासेज में पढ़ रखा होगा, We cannot isolate the north or south pole of a magnet। बताओ ये पढ़ा है ये पॉइंट कि अगर आप एक मैग्नेट को तोड़ दें तो साउथ के साथ एक नया नॉर्थ बनेगा, नॉर्थ के साथ एक नया साउथ। ठीक है, इसमें देखो, इफ अ बार मैग्नेट इज ब्रोकन इनटू टू हाफ, वी गेट टू सिमिलर बार मैग्नेट विद समवट वीकर प्रॉपर्टी। थोड़ी सी प्रॉपर्टी कम हो जाएगी लेकिन दो बार मैग्नेट ही मिलेंगे। अनलाइक इलेक्ट्रिक चार्जेस, कहता है कि इलेक्ट्रिक चार्ज में तो अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल है, एक प्लस क्यू है एक माइनस क्यू है, तो आप प्लस क्यू को सेपरेट कर सकते हो, माइनस क्यू को सेपरेट कर सकते हो। अनलाइक इलेक्ट्रिक चार्जेस, आइसोलेटेड मैग्नेटिक नॉर्थ एंड साउथ पोल यानी कि मैग्नेटिक मोनोपोल्स डू नॉट एग्जिस्ट। रीजन दो इसका कि भाई मैग्नेटिक मोनोपोल क्यों नहीं एग्जिस्ट करते, इसका रीजन आप दीजिए। रीजन अननोन है। हाँ, ये मैं बता चुका हूं क्या कभी पहले? यस सर। ठीक है, एक बार मैं पढ़ा देता हूं आपको पॉइंट। बुक में पेज नंबर 199 पे आओ। आपकी बुक में पेज नंबर 199 क्या है, क्या हेडिंग है इस पे? पॉइंट्स टू पॉन्डर। हाँ, पॉन्डर मतलब, पॉन्डर का मतलब क्या होता है? कुछ सोच विचार करने मतलब कुछ अच्छे पॉइंट, हाँ कुछ सोचने विचारने लायक पॉइंट, कुछ अच्छे पॉइंट्स हैं जो आपकी थ्योरी में अंदर नहीं कवर हुए होंगे। तो इसका सेकंड पॉइंट देखो, मैं पढ़ता हूं, सेकंड पॉइंट पे ध्यान दो। मैग्नेटिक मोनोपोल्स डू नॉट एग्जिस्ट। इफ यू स्लाइस ए मैग्नेट इन हाफ you get two smaller magnets. On the other hand, isolated positive and negative charges exist. There exists a smallest unit of charge, for example, the electronic charge with value E, 1.6 into 10 power minus 19 coulomb. All other charges are integral multiple of this smallest unit charge. In other words, charge is quantized. देखो, एक पॉइंट में इसने दो प्रॉपर्टी बताई। अब कोई सोचे यार ये क्यों बता रहा है दो प्रॉपर्टी? मैग्नेट चल रहा था और यहां बीच में क्वांटाइजेशन कहां से आ गया? क्वांटाइजेशन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा हमने, Q इज इक्वल टू एन ई, कि भाई इंटीग्रल मल्टीपल ही होता है चार्ज हमेशा ई का, है ना। और यहां पढ़ा कि मैग्नेटिक मोनोपोल डू नॉट एग्जिस्ट। दो पॉइंट एक साथ देने का पर्पज है। आखिरी लाइन पढ़ो इस पॉइंट की, वी डू नॉट नो व्हाई मैग्नेटिक मोनोपोल्स डू नॉट एग्जिस्ट और व्हाई इलेक्ट्रिक चार्ज इज क्वांटाइज्ड। ये कह रहा है कि विज्ञान के पास, साइंस के पास आज तक इस बात का जवाब नहीं है कि इलेक्ट्रिक चार्ज तो क्वांटाइज्ड क्यों है, जबकि छोटे ई से भी छोटे चार्ज एग्जिस्ट करते हैं। क्वार्क्स पढ़े हमने, क्वार्क्स, अप क्वार्क डाउन क्वार्क पढ़े ना, E/3 2 E/3। तो बोले फिर भी
जब इंडिविजुअली वो क्यों नहीं एग्जिस्ट करते, मतलब ई से छोटा चार्ज क्यों नहीं हो पा रहा, वो ग्रुप में ही क्यों एग्जिस्ट, इसका रीजन नहीं है। और ऐसे ही मोनोपोल क्यों नहीं एग्जिस्ट करते, तो इसका भी रीजन नहीं है। तो कभी भी अगर ये सवाल पूछा जाए तो हमारा बेस्ट आंसर यही होगा कि भाई पता नहीं है अभी तक इसका रीजन क्या है। चलो ये बताओ, ये आपका हो गया फोर्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट देखिए, फिफ्थ पॉइंट, इट इज पॉसिबल टू मेक मैग्नेट्स आउट ऑफ आयरन एंड इट्स अलॉयज। आयरन और उसके अलॉयज जो होते हैं इनसे मैग्नेट बनाना पॉसिबल है, परमानेंट मैग्नेट इनसे बनाया जा सकता है। अब जब हम इस चैप्टर के एंड में चलेंगे, बिल्कुल लास्ट में जब इस चैप्टर में आएंगे, तो हम आपको तीन चीजें बताएंगे कि मटेरियल कैसे सेलेक्ट करें। हम आपको तीन चीजें बता रहे होंगे कि भाई मटेरियल कैसे सेलेक्ट करें, क्या क्या बनाने के लिए। एक तो परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए, पीएम, पीएम का मतलब है यहां बोल रहा हूं परमानेंट मैग्नेट। एक परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए, एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए, और एक ट्रांसफॉर्मर की कोर। ट्रांसफॉर्मर आगे एक टॉपिक आना है अगली यूनिट में, यानी अगली यूनिट में, तो हम लास्ट में पढ़ेंगे। और ये अच्छे सवाल बनते हैं इन पे, मटेरियल पे। देखो मैं बार बार कह रहा हूं, ये चैप्टर पिछले से अच्छा चैप्टर है। पिछला था सिंपल फिजिक्स के न्यूमेरिकल कर लो उस तरह का, ये प्रैक्टिकली बहुत ज्यादा चीजों को इन्वॉल्व करके रखते हैं चैप्टर। तो इसमें आपको ये बताएगा पीएम मतलब, बोलना एक बार मैं आपसे पूछ रहा हूं, पीएम मतलब परमानेंट मैग्नेट, ईएम मतलब जो मैंने अभी बताया इलेक्ट्रोमैग्नेट, एंड टीसी मतलब ट्रांसफॉर्मर कोर। तो हम आपको वहां पे सिखाएंगे कि मटेरियल कैसा लिया जाए कि वो परमानेंट मैग्नेट बने। अब ये पॉइंट ये कहता है कि आयरन और उसके अलॉय से परमानेंट मैग्नेट बन सकते हैं। आप एक बार पेज नंबर 196 पे आ जाओ, मैं धीरे धीरे आपको पूरे चैप्टर से ही अवगत करवा रहा हूं कि क्या है क्या नहीं। पेज नंबर 196। हाँ भाई मिल गया? यस सर। इसमें देखो, इसमें तीन पैराग्राफ में तीन बातें होंगी, ऊपर से सेकंड थर्ड पैराग्राफ में सेकंड लाइन में आपको लिख रखा होगा मटेरियल्स फॉर परमानेंट मैग्नेट। लाइन मिली, मटेरियल्स फॉर परमानेंट मैग्नेट, द हिस्टैरिसीस कर्व अलाउज अस टू सेलेक्ट सुटेबल मटेरियल फॉर परमानेंट मैग्नेट। ये लाइन मिली कि नहीं, समझ में आया? ये मतलब इस पैराग्राफ में तो हम पढ़ रहे होंगे कि परमानेंट मैग्नेट कैसे बनाया जाता है। उससे अगले पैराग्राफ की स्टार्टिंग देखो आप, थोड़ा आगे चल के, कोर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट, कि भाई इलेक्ट्रोमैग्नेट में कैसा मटेरियल लेना है। और उससे आगे जब आप आओगे नीचे डायग्राम के बाद, तो ये लिखता है ट्रांसफॉर्मर कोर्स। तो मतलब तीनों तरह के मटेरियल कैसे कैसे लेना है, किस तरह से परमानेंट मैग्नेट बनाया जाए, वो सब हम सीख रहे होंगे इसी चैप्टर के अंदर। तो ये अभी जो मैंने आपको 5 बातें बताई, 5 बातें, क्या ये सारी की सारी बातें क्लियर होगी एक एक पॉइंट कि क्या है क्या नहीं है? यस। ठीक है। अब देखो इसके बाद सुनो, अब इसके बाद जो अगला टॉपिक है, बिल्कुल नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द बार मैग्नेट। बड़ा अच्छा टॉपिक है जो हमने अभी स्टार्ट ही नहीं किया, बस वो देखना ही है कि भाई क्या होता है बार मैग्नेट और क्या चीज है। तो बार मैग्नेट के बारे में हम स्टार्ट कर रहे हैं पढ़ना। सबसे पहली चीज, अक्सर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में बच्चे सोचते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बिल्कुल एंड से ही निकलती हैं, यहां से निकलेगी। मैग्नेट के अंदर तो होती है, ये याद रखनी है, साउथ से नॉर्थ, एंड मैग्नेट के बाहर होती है नॉर्थ से साउथ। ये फील्ड लाइंस का सिंपल स्ट्रक्चर है। लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एंड से ही बाहर निकलेगी। आप एक बार ये देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, बाकी आप खुद पढ़ना यार, मैं तो जो इंपॉर्टेंट बातें हैं उन पे आ रहा हूं सीधे पॉइंट्स पे। बार मैग्नेट के अगले पेज पे आप चले जाओ, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मिल गया ना टॉपिक, जहां पे डायग्राम्स भी बना रखे हैं। पहले तो आप ये बताओ, इन डायग्राम्स को देख के बताओ, क्या लाइनें केवल एंड से निकल रही है कि बीच से भी निकल रही है? बीच से भी निकल रही है, तो इस बात का ध्यान रखना है। अब हम पढ़ते हैं इसमें, देखिए ये फील्ड लाइंस बनाने का एक आसान तरीका होता है। बार मैग्नेट रख के उसके आसपास लोहे का बुरादा बिखेर दो, उस पर मतलब डाल दो, तो क्या होगा कि वो जिस शेप में वो आयरन फिलिंग्स अरेंज हो जाएंगी, वो दिखा देता हमें कि इसकी फील्ड लाइंस इस तरह से ही होंगी, क्योंकि आयरन फिलिंग्स मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में धीरे धीरे अरेंज होती चलती है। तो हम अब पढ़ते हैं इसमें पहली प्रॉपर्टी, ये लिखता है देयर वेरियस प्रॉपर्टीज, देयर प्रॉपर्टीज आर, पहली प्रॉपर्टी, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ ए मैग्नेट और ए सोलेनोइड। हम पिछले चैप्टर में सोलेनोइड पढ़ के आए हैं।
सोलेनोइड ने अपना मैग्नेटिक फील्ड फैला रखा था, तो वो भी एक मैग्नेट की तरह ही काम करता है। द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ ए मैग्नेट और ए सोलेनोइड फॉर्म कंटिन्यूअस क्लोज लूप। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन क्लोज लूप होती हैं कि नहीं होती है, बताओ, जवाब दो आप इस चीज का। नहीं। क्यों? इसका रीजन क्यों नहीं होती इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन क्लोज लूप? रीजन ये है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज कंजर्वेटिव। रीजन ये है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज कंजर्वेटिव, और कोई कंजर्वेटिव फील्ड होगा तो उसकी फील्ड लाइन क्लोज लूप हो नहीं पाएंगी। कारण सुनो, अभी एक बड़े अच्छे पॉइंट की तरफ हम जा रहे हैं, उस पर ध्यान देना। मान लो मैंने माना कि कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कंजर्वेटिव, वैसे शायद मैंने यार ये पॉइंट सिखाया होगा आपको, उस समय बताया होगा कि कॉन्ट्राडिक्शन से हम प्रूव करते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन क्लोज लूप नहीं हो सकती। करवाए थे पॉइंट? करवा रखा है। हाँ, तो एक बार सुनो, फिर मैं मैग्नेटिज्म पे आता हूं। अगर मान लो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन क्लोज लूप होती और मैं एक पॉजिटिव चार्ज को लेके पकड़ के बस इसी लाइन पे चला के लाऊं, तो मैंने कोई एक्स्ट्रा फोर्स लगाया होगा इसको यहां मेंटेन करने के लिए, लेकिन इलेक्ट्रिक फोर्स हमेशा यूं लगेगा, क्यू इंटू ई। आप इधर ही चला के ला रहे हो, क्यू इंटू ई। तो हर वक्त फोर्स और डीएस के बीच का एंगल है 0 डिग्री। हर वक्त अगर एंगल 0 डिग्री है तो लगातार वर्क पॉजिटिव होगा, और जब आप लास्ट में लाएंगे तो टोटल वर्क क्लोज पाथ में पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन अगर कोई कंजर्वेटिव फोर्स है तो क्या क्लोज पाथ में उसका वर्क नॉन जीरो हो सकता है? अगर कोई कंजर्वेटिव फोर्स है तो क्लोज पाथ में तो डेफिनेटली उसका वर्क 0 होगा, और अगर ये क्लोज लूप होता तो ये पॉजिटिव हो जाता है। इट मींस नॉट पॉसिबल। इसका मतलब इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स जो होती हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन, दे कैन नेवर बी क्लोज लूप्स। ये बात तो आ गई समझ में? ठीक है, अब बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन, दे आर ऑलवेज क्लोज लूप। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज क्लोज लूप। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या मैग्नेटिक फील्ड कंजर्वेटिव होता है कि नॉन कंजर्वेटिव? बताओ। कंजर्वेटिव होता है। तो कंजर्वेटिव होता है, फिर अभी तो हमने क्लोज लूप वाला रिजेक्ट किया कि भाई कंजर्वेटिव फील्ड होगा तो लूप क्लोज नहीं हो सकता है। मैग्नेटिक फोर्स कोई वर्क ही नहीं करता। अच्छा, मैग्नेटिक फोर्स वर्क नहीं करता चार्ज पार्टिकल पे। सही है, ये सही जा रहे हैं वैसे तो। मैग्नेटिक फोर्स वर्क नहीं करता चार्ज पार्टिकल पे, ये तो हमने पढ़ा था। लेकिन अगर मैं एक बार मैग्नेट पकड़ूं, देखिए एक बार मैग्नेट, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। एक बार मैग्नेट को मैं लेके चला इसके नॉर्थ पोल को, नॉर्थ पोल इज इक्वलेंट टू पॉजिटिव चार्ज। मैं आपको एक बात बता देता हूं कि अगर कहीं यूं आए कि ये नॉर्थ पोल है और यहां कोई बाहर से मैग्नेटिक फील्ड इधर लगा रखा है, एक बात पे ध्यान देना आप, इलेक्ट्रिक चार्ज पे जो फोर्स लगता है वो तो होता है क्यू इंटू वी क्रॉस बी, और वो जो फोर्स होता है वो हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है। तो इसीलिए मैग्नेटिक फोर्स किसी मूविंग चार्ज पे कभी कोई वर्क नहीं करेगा। मैग्नेटिक फोर्स किसी मूविंग चार्ज पे कभी कोई वर्क नहीं करेगा। अब मैं एक मैग्नेट की बात करता हूं, बार मैग्नेट की। ये एक बार मैग्नेट है, इसका नॉर्थ पोल इज इक्वल टू पॉजिटिव चार्ज, साउथ पोल इज इक्वल टू नेगेटिव चार्ज, और इसकी पोल स्ट्रेंथ को हम मैग्नेटिक चार्ज से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पोल स्ट्रेंथ बोलते हैं उसे क्यू इंटू एम, एम्पियर इंटू मीटर उसकी यूनिट होती है। अब देखो पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स किधर लगता है, फील्ड की डायरेक्शन में कि फील्ड से अपोजिट? फील्ड की डायरेक्शन। तो नॉर्थ पोल पे भी फोर्स लगेगा इधर। अगर ये भी रखा होता साथ में, बी इधर है, तो इस पे फोर्स लगा होता इधर अपोजिट डायरेक्शन में। तो अब एक बात बताओ, मैं तो एक नॉर्थ पोल को बस पकड़ के, बड़ा मैग्नेट है और मैं केवल एक नॉर्थ पोल को पकड़ के यूं घुमा के लाया, और ये कोई फील्ड लाइन है, ये कोई फील्ड लाइन है। अब बताओ नॉर्थ पोल पे फोर्स किधर लगेगा इस फील्ड लाइन की वजह से? भाई किधर लगा है? बी की डायरेक्शन में लगा है। बी होता है टेंजेंशियल, यानी कि ये फोर्स टेंजेंशियल लगा। यहां ले आओगे जब पोल को टेंजेंशियल, यहां ले आओगे जब फोर को टेंजेंशियल पोल को। तो यूं बताओ, क्या हर बार फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अगेन एंगल 0 डिग्री बना रहे हैं कि नहीं, पिछले जैसे ही? बताओ भाई, हर बार फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 0 डिग्री है, तो वर्क डन बाय दिस फोर्स ऑन नॉर्थ पोल इज 0, ना सॉरी पॉजिटिव।
तो पूरे क्लोज पाथ में तो वर्क नॉन जीरो हो गया। अब मेरा फिर से सवाल आता है यही, क्या मैग्नेटिक फील्ड कंजर्वेटिव है कि नॉन कंजर्वेटिव, बताओ। नॉन कंजर्वेटिव। अच्छा, अगर नॉन कंजर्वेटिव है फिर तो पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन ही नहीं हो सकती, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी केवल कौन से फील्ड में डिफाइन होती है? पोटेंशियल एनर्जी केवल कौन से फील्ड में डिफाइन होती है? कंजर्वेटिव फील्ड में। और हम तो अभी पढ़ेंगे आगे कि पोटेंशियल एनर्जी माइनस पी डॉट ई था, तो यहां हो जाएगा माइनस पी डॉट बी। पोटेंशियल एनर्जी तो बिना कंजर्वेटिव फील्ड के डिफाइन ही नहीं होती, लेकिन यहां तो पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन हो रही है। तो ये मैं आपको एक सवाल देके छोड़ रहा हूं, आप इसका जवाब बनाने की कोशिश करना। क्या मेरा सवाल ये है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कंजर्वेटिव है या नॉन कंजर्वेटिव? ठीक है ना, कल सुबह तक के लिए आपका एक क्वेश्चन है, आप खुद सोच विचार कीजिए इस पे कि भाई क्या है क्या नहीं है, किस तरह का पॉइंट होना चाहिए, जो आपको सही लगे फिर आप जवाब देना। मैंने आपको दोनों तरह के तर्क रख दिए आपके सामने, एक तरीके से लग रहा है कि ये कंजर्वेटिव है और इस तरीके से लग रहा है कि ये नॉन कंजर्वेटिव, जबकि पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन होगा तो ये कंजर्वेटिव। अब आप सोचना कि ये क्या है क्या नहीं। क्या बोलिए, अगर अभी कुछ बोल रहे हैं तो। सेमी कंजर्वेटिव। सेमी तो यार मैंने सुना नहीं कभी, मतलब मैं फर्स्ट टाइम ही सुन रहा हूँ सेमी कंजर्वेटिव। सेमी कंडक्टर तो सुना था, सेमी कंजर्वेटिव फील्ड तो फर्स्ट टाइम। चलो कोई, जितना नॉर्थ हो रहा है उतना ही साउथ में भी तो हो जाएगा। अच्छा सुनो, मैं आपको एक ही यही बात कह रहा हूँ, आप अभी रुको, आपके पास टाइम है पूरे 12 घंटे का, या जो भी 10 घंटे का या 8 घंटे का जितना भी टाइम है, आप कम से कम इस बारे में थोड़ा सा सोचना। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये चैप्टर ज्यादा अच्छा है, ये ज्यादा कंसेप्चुअल चैप्टर है और बड़े अच्छे से तैयार करना है पार्ट। ठीक है, आजकल पहले इस पे कम सवाल आते थे, पहले पिछले चैप्टर पे ज्यादा आते थे, आजकल इस पे भी पूरे पूरे आते हैं, बिकॉज पिछले चैप्टर जैसे क्वेश्चन तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ही आ चुके होते हैं। ये है। चले अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, एक बार ये फील्ड लाइन वाली प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं यहाँ से। बुक रीडिंग पे ध्यान देना भाई, इस चैप्टर में थोड़ा अच्छा चैप्टर है ये, ध्यान से एक एक पॉइंट चाहे अंडरलाइन करते रहना अपनी बुक में जो भी कुछ है। देखो पहला पॉइंट हम पढ़ रहे थे, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ ए मैग्नेट और ए सोलेनॉइड फॉर्म क्लोज कंटीन्यूअस लूप, कंटीन्यूअस क्लोज लूप। दिस इज अनलाइक द इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल में कभी भी क्लोज लूप नहीं बनते। क्यों? इलेक्ट्रिक डाइपोल में फील्ड लाइन बिगिन फ्रॉम अ पॉजिटिव चार्ज एंड एंड ऑन नेगेटिव चार्ज और एस्केप टू इंफिनिटी। या तो पॉजिटिव से स्टार्ट होगी या नेगेटिव पे जाके खत्म होगी या इंफिनिटी तक चली जाएगी। सी वाला डायग्राम देखो नीचे, सी वाला जो डायग्राम है वो इलेक्ट्रिक फील्ड का है, इलेक्ट्रिक फील्ड का। आप इसे यूं करके देख लीजिए जैसे हम पढ़ते थे उस समय, यूं करके, आगे पॉजिटिव चार्ज है पीछे नेगेटिव, तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फील्ड आई, बाहर पॉजिटिव से दूर निकल गई और इधर नेगेटिव की तरफ आ गई दूर से। तो या तो कोई क्लोज लूप नहीं बना, या तो फील्ड लाइन पॉजिटिव से स्टार्ट होकर नेगेटिव पे गई, या पॉजिटिव से स्टार्ट होकर इंफिनिटी पे गई, या इंफिनिटी से स्टार्ट होकर नेगेटिव पे आई। एक भी क्लोज लूप नहीं है, जबकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन में सारे क्लोज लूप ही होते हैं। ये इसने इधर दिखा रखे हैं, कोई भी फील्ड लाइन लोगे तो क्लोज लूप है। सेकंड पॉइंट, द टेंजेंट टू द फील्ड लाइन एट अ गिवन पॉइंट रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ नेट मैग्नेटिक फील्ड बी एट दैट पॉइंट। ये तो एक बड़ा कॉमन पॉइंट है जो हम किसी भी फील्ड के बारे में बोलते ही हैं कि फील्ड लाइन क्या देगी आपको, आप उस पर टेंजेंट डालिए, फील्ड लाइन आपको डायरेक्शन देगी। ठीक ना, सेकंड पॉइंट आ गया समझ में। तीसरा पॉइंट, थर्ड पॉइंट अगले पेज पे है, द लार्जर द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया द स्ट्रॉन्गर इज द मैग्नेटिक फील्ड। ये बताओ, क्या ऐसा पॉइंट आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में पढ़ा था कि क्राउडिंग ऑफ फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट स्ट्रॉन्गर मैग्नेट इलेक्ट्रिक फील्ड? तो सेम वही बात यहां पे है। अब ये कहता है बी इज लार्जर अराउंड रीजन 2 देन इन रीजन 1। आप पिछले पेज पे डायग्राम ए में आइए, डायग्राम ए, तो ये कहता है कि रीजन 2 इसने पोल के पास बनाया और रीजन 1 पोल से दूर बनाया। तो पोल के पास थोड़ी फील्ड लाइंस की क्राउडिंग ज्यादा रहती है, वहां फील्ड स्ट्रॉन्ग रहता है, और पोल से दूर कम रहता है। ठीक है, लास्ट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट ये कहता है द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट। मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपस में कभी इंटरसेक्ट नहीं करते, और ये कोई ऐसा ही पॉइंट है, अगर इंटरसेक्ट करेंगे तो उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे अब टेंजेंट की दो डायरेक्शन हो जाएंगी, जबकि एक पॉइंट पे नेट मैग्नेटिक फील्ड की एक ही डायरेक्शन होती है। चलो भाई ये बताओ, क्या यहां तक प्रॉपर्टीज ऑफ बार मैग्नेट एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, क्या ये दो बातें अभी आपको समझ में आ गई हैं कि नहीं? Yes.
ठीक है। अब आप ये सुनो, ये एटलीस्ट, क्योंकि इसको पढ़ने में मजा भी आएगा, आप ऐसी बात नहीं कि कोई बोरिंग चैप्टर है, आप पढ़ोगे अपने आप इंटरेस्ट बनेगा। यहां तक ये जो पॉइंट नंबर 4 तक है, मतलब पेज, ये 2-3 पेजेस, एक बार आप बुक रीडिंग करना इंट्रोडक्शन से लेके, आपको ये भी पता लगेगा कि मैग्नेट के नाम क्या है। एक बार आप इंट्रोडक्शन वाले पेज पे आओगे, बिल्कुल इंट्रोडक्शन वाले पेज पे, तो वहां पे मैग्नेट के कुछ नाम दिए होंगे। देखो इंट्रोडक्शन वाला जो पेज है उसमें लिखा है द नेम लोडस्टोन गिवन टू ए नेचुरली अकरिंग ओर ऑफ आयरन मैग्नेटाइट मींस लीडिंग स्टोन। भाई पहले मैग्नेट का यूज क्या होता था बताओ? जब शुरुआत में मैग्नेट का पता लगा तो इसका यूज क्या होता था? समुद्र में आप जहाज लेके चल रहे हो, अपनी कहीं से कहीं जा रहे हो, आप यहां बता सकते हो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट का, वहां इतना क्लियर नहीं होता है, चारों तरफ पानी पानी दिखता है। कभी ये बताओ, कोई सी देखा है क्या आपने? कोई समुद्र देखा है आपने? यस सर। भाई मैं एक तो मैं बताऊं, जैसे मैं किसी जोड़ या नदी की बात नहीं कर रहा हूं, जोड़ तो बहुत छोटा पार्ट है, नदी भी एक बहुत छोटी पार्ट है, समुद्र की मैं बात कर रहा हूं जिसमें एक साइड आपको लैंड ही नहीं दिखेगी, एक तरफ आप खड़े होंगे और एक तरफ आपको लैंड ही नहीं दिखेगी, यूं लगेगा जैसे वो आसमान मिल रहा है। क्या कोई अभी किसी ने हाँ भरी थी? हाँ जी, देखा है आपने कोई सी? हाँ सर। कौन सा? कौन सा? अरेबियन सी? कौन सा बताओ? मुंबई में है वो। अरे तो यार सी तो गिनती के हैं, यूं थोड़ी है कि भाई हम इंडिया में ही हैं, कोई पूरे विदेश तक घूम के नहीं आ रहे, तो मुंबई में तो आपको पता होना चाहिए ना कौन सा सी है वो, कौन सा सी है बताओ? सर अरेबियन। अरेबियन सी। तो इसका मतलब आपने अरब सागर देखा है, अरेबियन सी बिल्कुल देखा आपने। अब जब सी में, ठीक है आप तो उसके उधर ही रहे होंगे बीच पे, सी बीच पे, लेकिन जब आप समुद्र में जाते हो एक से दूसरे कंट्री तक, तो वहां पे ना डायरेक्शंस में बड़ा पंगा हो जाता है। तो मैग्नेट इस चीज के लिए यूज किया जाता था कि किधर, क्योंकि एक फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट एक कंपास में होता है, वो अपने आप डायरेक्शन दिखा देता है कि भाई नॉर्थ इधर है और साउथ इधर है, और फिर आप उसकी तरह मुंह करके खड़े हो जाओ तो आपको ईस्ट और वेस्ट का अंदाजा हो जाता है, और उससे फिर वो दूसरे कंट्री में पहुंच पाते थे, नहीं तो पहुंचना ही मुश्किल हो जाता। पहले जब कंट्रीज किसी ने खोजे, ये किसी ने खोजा उसने, तो ये इसी तरह से पॉसिबल हो पाया था। मैग्नेट का जो नाम है दैट इज कॉल्ड लोडस्टोन। एक्चुअली इसका मतलब था लीडिंग स्टोन। लीडिंग मतलब कि भाई किसी एक डायरेक्शन की तरफ ले जाने वाला स्टोन, ये था। इसका एक और भी नाम था, सुना हो तो आपने, ये सुना है? भाई मैंने लिख दिया, मैं बोल नहीं रहा, मैंने बोर्ड पे लिख दिया। आप बताओ ये नाम सुना है क्या, मैग्नेट का दूसरा नाम? क्यों नहीं सुना? कमाल है, इंडिया में तो ये नाम बड़ा फेमस है। आप ये बताओ मैग्नेट को हिंदी में क्या बोलते हैं, ये बताओ? चुंबक। तो यार वो यही तो है, वो एक्चुअली। और चुंबक क्या होता है? ये क्या था कि मैग्नेट के 2-3 नाम थे। मैग्नेटाइट एक और थी, मैग्नीशिया एक शहर का नाम था जहां पहली बार ये चीज पाई गई कि ये कुछ ऐसी और है जो कुछ चीजों को अट्रैक्ट कर रही है, तो उस शहर का नाम मैग्नीशिया था, तो उस ओर का नाम रख दिया गया मैग्नेटाइट, वो आयरन की ओर थी, और उससे वर्ड बना मैग्नेट। मैग्नेट वर्ड आया उस कंट्री से, उस शहर से, कि जहां से वो चीज मिली, उसका नाम रखा गया लीडिंग स्टोन, उसकी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग कि भाई वो एक डायरेक्शन दिखा रहा है। उसका नाम रखा गया किसिंग स्टोन, एक प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग कि भाई ये आयरन पार्टिकल्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो हम इंडियंस को इन तीनों नाम में से सबसे पसंद आया ये वाला नाम, इसीलिए हिंदी इसकी बना दी, नहीं तो हिंदी इसकी बना सकते थे, लेकिन यही नाम हमने रख दिया। तो मतलब इस तरह से इसके नामकरण है, ये सब चलता रहता है। तो आप इंट्रोडक्शन से लेके अगर चलोगे, कम से कम ये 2-3 पेजेस आप पढ़ के रखना। अच्छा उसके बाद सुनो, अब एक टॉपिक है बार मैग्नेट एज एन इक्विवेलेंट सोलेनोइड, पेज नंबर 176 पे। मैं एक बार ये देख लेता हूँ मीटिंग बची कितनी है। भाई सेकंड लास्ट मिनट चल रहा है इसका, 38 मिनट 17 सेकंड 18 सेकंड, मतलब थोड़ी सी देर बची, बस 1-2 मिनट मुश्किल से। सुनो, बार मैग्नेट एज एन इक्विवेलेंट सोलेनोइड, सुबह वाली क्लास में टॉपिक लेंगे। एक अच्छा ये पार्ट है कि भाई बार मैग्नेट किस तरह से एक सोलेनोइड की तरह काम करता है, सोलेनोइड किस तरह से बार मैग्नेट की तरह काम करता है। और इसके बाद डाइपोल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ये भी सुबह ले लेंगे, बिकॉज इसमें नया काम नहीं है, इसमें इलेक्ट्रिक डाइपोल की तरह ही ज्यादा चलेगा। तो कल जो मॉर्निंग अपनी क्लास होगी 8 बजे, वो उसमें हम इस पार्ट को कंटिन्यू करते हैं। और आप कम से कम एक सवाल का जवाब लेके रखना कि मैग्नेटिक फील्ड कंजर्वेटिव है या नहीं।
चलिए ठीक है, आज की क्लास आई ना समझ में, क्या कुछ मैंने बताया अभी थोड़ा बहुत? यस। ठीक है चलो। रिस्पॉन्स दे दो अभी, क्या? एक और मीटिंग दे दो अभी। अरे ना, एक और मीटिंग नहीं, अभी मुझे कुछ काम है। मतलब देखो अच्छी बात है, अगर इंटरेस्ट बन रहा है तो कोई बात नहीं, सुबह तैयार रहना इस चीज के लिए, 8 से 9 वाली क्लास में, तब करते हैं हम। ठीक है, और एक और मीटिंग की जरूरत पड़ेगी, कल कर लेंगे बाद में शाम को भी। ठीक है भाई, गुड नाइट, बाय।